आदाब, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ की बात यूथ के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान मीरीलाल हांजुर, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज भी हम यूथ के मसाइल और उसके साथ साथ समाज के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर यूथ के दरमियान हाजिर हैं। और आज भी हम यूथ के साथ बात करेंगे यूथ के विषय को और यूथ के विषय पर, यूथ के मामलात पर, यूथ के मौज़ूआत पर, उनकी राय और उनकी आरा को जानने की कोशिश करेंगे। उस आरा को हम अरबाब इक़्तिदार और उसके साथ साथ अपने वालिदैन और सोसाइटी के ज़ी शऊर जो लोग हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आज जिस मौजू का हमने चुना है वो मौजू है औरतों के हकूक़ या ख़वातीन के हकूक़ और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है एक समाज को बिल्ड करने में। तो इसी मामले को लेकर आज हम यूथ के दरमियान हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम यूथ के साथ बात करें, एक छोटा सा पैकेज आपकी नज़र करेंगे, फ़ौरन बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम यूथ की बात यूथ के साथ। कहते हैं कि एक घर या समाज को बेहतर बनाने में जितना एक मर्द का रोल अहम है, उतना ही अहम रोल एक औरत का भी है। और दुनिया को चलाने के लिए जिंदगी की गाड़ी में मर्द और औरत का दो पहियों का रोल है। लेकिन हमारे मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी अक्सर ये शिकायत की जा रही है कि यहाँ खवातीन के हकूक सलब किए जा रहे हैं। यहाँ खवातीन को वो हकूक नहीं दिए जा रहे हैं जिसकी बदौलत वो न सिर्फ समाज को बेहतर बना सकती थी बल्कि कौम की तरक्की के लिए भी अपना योगदान दे सकती थी। हालांकि तकरीबन कानूनी और मजहबी एतबार से भी औरत के हकूक एक मर्द के बराबर ही हैं। ताहम इस बात में भी कोई शक नहीं कि किसी मामले में मर्द को ज्यादा जिम्मेदारियां दी गई जबकि किसी मामले में औरतों को ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। लेकिन जहाँ तक लड़कियों की तालीम, लड़कियों की परवरिश, मिल्कियत की तकसीमकारी और लड़कियों के रोजगार का ताल्लुक है, माना जा रहा है कि यहाँ पर अगर लड़कियों के साथ जुल्म नहीं लेकिन इम्तियाज जरूर बरता जा रहा है, जिस पर खवातीन बार बार अपनी आवाज समाज के साथ साथ हर फोरम पर और हर सतह पर बुलंद कर रही है। ये बात बिलाशक दुरुस्त है और हक पर मबनी है कि बेहतर और मुहज़्ज़ब समाज की खातिर खवातीन के रोल को नकारा नहीं जा सकता है। और मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होकर ही एक वालिदैन की सूरत में, एक उस्ताद की सूरत में या एक रहनुमा की सूरत में कौम या मुल्क की बका के लिए जो किरदार अदा कर सकते हैं, उसी की बदौलत एक तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब समाज का वजूद मुमकिन है। हालांकि हुकूक निस्वां को सलब करने का हक अगरचे किसी को नहीं है, ताहम औरतों पर भी ये जिम्मेदारी आयद है कि वो माहौल और निज़ाम को बेहतर बनाने की खातिर मर्दों को अपना ताउन फराहम करे, क्योंकि एक दूसरे पर सबकत हासिल करने से न सिर्फ एक घर तबाही का शिकार हो सकता है बल्कि एक समाज भी इखलाकी, माशियाती, तालीमी और इक्तिसादी तौर हर सतह पर पीछे रह सकता है। और इस सूरत हाल में जहाँ औरतों को ताउन फराहम करने की जरूरत है, वहीं मर्दों को भी खवातीन के उन हकूक के तई नरम दिल रहने की जरूरत है जो हकूक खवातीन को कानूनी इलाही ने बख्शे हैं। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि औरतों के क्या हकूक़ हैं और औरतों के हकूक़ के तई समाज को क्या करना चाहिए, वक्त की हुकूमत को क्या करना चाहिए, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को क्या करना चाहिए और उसके साथ साथ जो समाज की जी इज़्ज़त शहरी है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इससे पहले कि हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बात करेंगे, हम यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे कि क्या है औरतों के हकूक़ और क्यों बार बार कहा जा रहा है कि औरतों के हकूक़ सलब किए जा रहे हैं और कौन से वो हकूक़ हैं जो औरतों के ख़त्म किए जा रहे हैं, सलब किए जा रहे हैं। औरतों के हकूक़ के बारे में जब भी हम बात करते हैं, आज तक हम सुनते आए हैं, कहा जाता है कि हर मज़हब ने औरतों को हकूक़ दिए हैं, मगर जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, तो ये हकूक़ हमें कहीं नज़र आते नहीं हैं। चाहे घर की प्रॉपर्टी हो, घर से ही हम शुरू करेंगे, घर की प्रॉपर्टी हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे जॉब का मामला हो, चाहे कम्युनिटी रिसोर्सेज हो, चाहे हमारी सियासत का मैदान हो, तो हम हर जगह जब भी हम दाएं बाएं अपने नज़र मारते हैं तो हम यही देखते हैं कि औरतों के हकूक़ जो है इनको सलब किया जाता है। क्यों सलब किया जाता है ये तो हमें पता है कि हम सदियों से जो हुक्मरानी रही है वो तो मर्दों की रही है, रूल जो रहा है वो मर्दों का रहा है, और औरतों को दबाने के लिए जो ताकत मर्द के हाथ में रहा है उसने उसको सिर्फ औरत को दबाने के लिए ही इस्तेमाल किया है। इस वक्त का जो दौर है, मुझे लगता है कि हमें एजुकेशन का सबसे बड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूशन होगा और है भी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वक्त बोल रहे हैं, तभी बोल रहे हैं जब हमें पता है, जब हम एजुकेटेड हैं, जब हमने दुनिया को देखा है, और एक्सपोजर ही एक औरत को दिखा सकता है कि उसको अपने हकूक़ के बारे में उसको जानना या ना जानना वो क्या है। चूँकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं औरतों के हकूक़ की, और औरतों के हकूक़ जो है क्या वो पूरी तरह से सारी जो हमारी औरतें हैं, चाहे माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, दादी की सूरत में, क्या वो जानती हैं, क्या उसको पता है कि उसके हकूक़ क्या हैं, या कि अभी भी वो इन हकूक़ से बेखबर हैं?
जी, जहाँ तक लीगल पर्सपेक्टिव का ताल्लुक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे हकूक़ हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल सिस्टम ने औरतों को दिए हुए हैं, लेकिन जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है वो एक ख्वाब है जिसका पूरा होना अभी बाकी है। सोशल स्टेटस से लेकर एजुकेशन तक, इकोनॉमी, आप कहीं पर भी देखें, हर सेक्टर में लाइफ के औरत डिस्क्रिमिनेट होती है। सबसे बड़ी क्राइसिस उसके पास उसकी इंडिविजुअल क्राइसिस होती है। वो इतने रिलेशंस में ट्रायंगुलर है कि उसकी जो इंडिविजुअलिटी है कहीं ना कहीं क्रश होती है, उसकी अपनी इंडिविजुअल राइट्स नहीं रहती है, वो एज इंडिविजुअल रहती ही नहीं है। वो कहीं पर माँ बन जाती है कहीं, लेकिन उस वक्त जब वो उन रिश्तों को निभा रही होती है, वो रिश्ते ये नहीं सोचते कि ये भी एक फर्द है, ये भी एक इंसान है, इसके अंदर भी बहुत कुछ है, इसके भी ख्वाब है, शायद हम उनको पूरा करने में इसको हेल्प करें, इसको एड करें, शायद इसके भी जो इन्फरादियत है उसको हम जिंदा रखें, लेकिन इस बात पे बहुत कम सोचा जाता है। यानी कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि एक माँ को या एक बहन को बहुत सारे लेवल्स पे, बहुत सारी सतह पे बहुत सारी जो कुर्बानी देनी पड़ती है, और इस कुर्बानी के नतीजे में एक नेशन जो हो बिल्ड हो जाता है, और ये कुर्बानी सिर्फ एक माँ दे सकती है और एक बहन दे सकती है। लेकिन क्या जो आज फिर से यही कहा जा रहा है कि औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन और उसके साथ साथ औरतों के जो हुकूक है उन्हें सलब किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ लड़कियां हैं, कुछ नौजवान लड़कियां, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं और किस लेवल पे एक लड़की को टोका जाता है बाहर जाने से? एक लड़की को बोला जाता है कि उसको ऐसा दिया जाता है, उसके दिमाग में ये डाला जाता है कि आपको 4 वॉल्स जैसे आपको उसी के अंदर रहना है, आपको उसके बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बाहर जो सोसाइटी है वो बहुत बातें करती है, वो बहुत टीज़ करती है। जैसे ईव टीजिंग होती है, कोई बाहर लड़की जाए तो वहाँ पे ईव टीजिंग हो गई, कोई बाहर जाए तो बात करने लगते हैं, किसी लड़की को कुछ जेलसी हो जाए तो फिर एसिड थ्रोइंग होता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ऐसे। या कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि जो एक लड़की है उसके साथ जो ज्यादतियां हैं वो दिन ब दिन और रोज़ ब रोज़ उसमें वो अरूज पा रही हैं। तो यहाँ पे एक और बहनें, इससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस लेवल पे आप ये महसूस कर रही है कि एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? सबसे पहले मैं एक कॉमन गर्ल हूँ, और कॉमन ट्रांसपोर्ट जैसे कि बसेस, उसमें पहले से ही रिजर्व्ड 8 सीट्स होती है फॉर गर्ल्स, लेकिन आजकल उनको वो राइट नहीं मिल रहा। वो सबसे कॉमन फीचर है जो हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। रादर दैन दैट सोसाइटी में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की का अपने पसंद के आउटफिट्स पहन के जाए तो बाहर ई टीजिंग और सोसाइटी की बातें, हमेशा लड़की को ही सब कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन कोई लड़कों को ये नहीं बोलेगा कि वो अपने व्यूज़ मतलब डिस्टिंग्विश करे अपने व्यूज़ में। कानून के साथ साथ जब हम अपने दीन इस्लाम की बात करते हैं या रिलीजियस व्यूज़ की बात करते हैं और जो मजहबी कानून है उनकी जब हम बात करते हैं, तो एक औरत और एक मर्द को जो है वो यकसा हुकूक दिए गए हैं। लेकिन क्या आप ये नहीं समझती हैं कि जो इस्लाम ने एक औरत को जो मकाम दिया है उसमें लड़कियों को जब पहनावा है उसमें उसको थोड़ा सा उन्होंने बंद रखा हुआ है? इस्लाम की बात जो आप कह रहे हैं कि अगर आजकल की लड़की को अबैया या वगैरह जो चेहरा बंद या कुछ भी जो हमारी इस्लाम ने फरमाया है वो करके भी जो बाहर की लड़के होते हैं टीज़ करते हैं, दैट वाई क्यों वो करते हैं टीज़? अगर पर्दा भी होता है क्यों करते हैं? और दूसरी बात जो एजुकेशन होती है, बोलते हैं घर वाले, हाँ भाई, जो लड़का होता है उसको जो पढ़ना है, और जब लड़की 12th में होती है बस 12th तक बस इतना ही है। हाँ, इंक्लूडिंग अगर उसने अबाया भी पहना, मैं खुद भी पहनती हूँ अबाया, बहुत सारे ऐसे बंदे मैंने देखे हैं, टीज़ बहुत ज़्यादा होता है। कि हमारी सोसाइटी में जब भी एक लड़की को 12th के बाद जब उसको आगे जाने से रोका जाता है कि आप अब आपकी पढ़ाई यहीं पे ख़त्म हो गई है, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि उसमें जो एक खातून होती है वो माँ होती है और वो उसमें माँ का भी अमल दखल होता है? लेकिन हाँ, माँ का, जैसे कि मेरी टीचर यहाँ पे उन्होंने बजा फरमाया कि माँ का रोल जो होता है वो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पहले से लड़की को जो पहले से बॉन्ड किया होता है, जहाँ पे या यहाँ पे मेरी सिस्टर ने कहा कि 4 वाल्स में बंद किया होता है, जब पहले से ही, तो आगे भी यही चल, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने होते हैं, और हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी का इम्पैक्ट होना चाहिए, कुछ नया इन्फ्लुएंस होना चाहिए नया, तो आगे इंशाल्लाह हो सकता है। क्योंकि एक और नौजवान लड़की हमारे साथ यहाँ पे है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो आज हम देख रहे हैं कि एक लड़की को रोका जा रहा है तालीम हासिल करने के लिए, एक लड़की को रोका जा रहा है कि आपने रोज़गार गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपल्शंस जो है वो ज़्यादा लड़कियों पर डाले जाते हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं? जैसे कि हम घर से बाहर निकलते हैं, पहले हम जैसे जाएंगे सड़क पे सीधे चलेंगे तो पीछे से क्रिटिसाइज़ करते हैं, पीछे से कमेंट्स मारते हैं, ऐसा है कि हम लड़कियां यहाँ पे सेफ है ही नहीं, तो वो कैसे एक घर से निकल के बाहर जा सकती है?
ऐसे वालिदैन को, पेरेंट्स को भी टेंशन होता है कि मेरी लड़की सेफ है ही नहीं, तो वो फिर उनको एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, उनको बोलते हैं कि बस अंदर बैठो, नहीं पढ़ना है। लड़की को जब पेरेंट रोकते हैं कि आपने जो रात के दौरान काम करना है, उससे एक पेरेंट अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को रोकता है, क्या आपको नहीं लग रहा कि वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है? जी बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ कि जब वो सोसाइटी में सेफ है ही नहीं, तो एक पेरेंट को चिंता होती है कि वो अपनी बेटी को कहता है कि नहीं, आप नहीं जा सकते हो रात को। जैसे कि मीडिया में ज़रूरी है कि वो रात को जा सकते हैं, लेकिन जब एक लड़की सोसाइटी में सेफ ही नहीं है तो वो कैसे निकलेगी एक घर से बाहर? प्रोटेक्शन को ज़रूरी है, पेरेंट्स प्रोटेक्शन के लिए बोलते हैं, लेकिन वो नहीं होता है सेफ। आपकी नज़र में क्या है, क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आजकल की जो लड़की हैं उस पर ज़्यादा जो दबाव डाला जाता है, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, या प्रॉपर्टी जब वो शेयर हो जाती है वो मामला हो? देखिए, प्रॉपर्टी में तो गर्ल्स को उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि बचपन से ही सिखाया जाता है कि ठीक है, ये तुम्हारा घर है, यू विल बी मैरिड एंड यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट हाउस, तो वही आपका घर होगा। तो प्रॉपर्टी की बात तो छोड़िए, बाकी अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो गर्ल्स को वहाँ बहुत दबाया जा रहा है। जैसे आफ्टर 12th अभी इन्होंने बोला कि हमें बाहर जाना है, मीडिया लाइन, मैंने बोला था मुझे मीडिया लाइन लेना है, मेरे घर वालों का रिएक्शन था ठीक है आपको लेना है लो, बट यू विल नॉट बी सेफ। तो वो एक लड़की के सारे सपने वगैरह ये एक जगह पे कंजर्व रह जाते हैं कि अगर जैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी देख लें, उसमें गर्ल्स को बाहर जाना ही जाना है। मेरे को फोटोग्राफी का इतना क्रेज़ था, मैंने 1-2 बार की है, बट उसके बाद मतलब सोसाइटी का क्रिटिसिज्म कि आपकी लड़की तो लड़कों वाले काम करती है। आप मेरे को बोलिए, ऐसे तो कहीं नहीं लिखा कि ये काम लड़की कर सकती है और ये काम लड़के कर सकते हैं। राइट्स की बात आती है तो राइट टू लाइफ हर लड़की को मिलना चाहिए, बट फीमेल फ्यूटिसाइड्स कितने हो रहे हैं वो आपको भी पता है। श्रीनगर में ही देख लीजिए, यहाँ पे तो अभी थोड़ा सा इस चीज़ के लिए इनलाइट हुआ है ना ये कि ठीक है लड़की हर घर में होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको नहीं लग रहा कि एक माँ भी जिम्मेदार है? एक माँ की जिम्मेदारी, देखिए अब एक माँ का तो रोल होता ही है, बट अगर उस माँ को भी बचपन से दबा के रखा जा सके तो उसकी भी क्या गलती है उसमें? वो भी तो एक औरत ही है ना। कहने का मतलब है कि जो फैसला एक पेरेंट जो लेते हैं, तो उसमें जो माँ होती है वो एक दबाव के नीचे आकर और दबाव में अपना फैसला जो है वो सुनाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे उस्ताद भी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि जब हम लड़की को रिजर्व रखते हैं किसी प्रोफेशन में जाने के लिए, हम कहते हैं कि नहीं ये इस लड़की को ये सूट नहीं करता है, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो हमारा समाज है और समाज के साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है ये एक लड़की के लिए ही बेहतर है? अगर हम यूजुअली हम देखते हैं कि एक लड़की के लिए हम फॉर एग्जांपल टीचिंग हम प्रेफर करते हैं, मेडिसिन हम प्रेफर करते हैं, वो जॉब प्रेफर करते हैं जो लड़की के लिए थोड़ा सा आसान हो। आसान क्यों हो? क्योंकि उसको घर और अपने वर्क को, अपने जॉब को बैलेंस करना आसान होगा। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें, औरत इसने तालीम भी हासिल की, मर्द से कहीं किसी जगह आगे भी गई और जॉब में भी किसी जगह से उसका मेरिट इतना अच्छा है कि उसको वो जॉब मिलता है, मर्द को नहीं मिलता है। मगर जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम आते हैं, ये जॉब जब अंजाम देना होता है उस वक्त उसके लिए बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स खड़े होते हैं। वो कॉन्स्टेंट्स क्या है कि उसको फिर वही हाउस वाइफ का रोल तो भी निभाना होता है, उसको अपने हस्बैंड को भी अटेंड करना है, बच्चों को अटेंड करना है, घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, यानी वो ट्रेडिशनल रोल जो उसका था वो अभी उससे हटाया नहीं गया है। इसलिए उमूमन क्या होता है कि लेडीज़ जो हैं, जो भी हमारी लड़कियां हैं, वो हमेशा फिर प्रेफर करती हैं कि हमें वो जॉब मिले जहां हमें घर और अपने जॉब को बैलेंस करना आसान होगा। एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर हम एक मर्द को लेंगे, उसको कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी जॉब हो, उसके लिए कोई भी प्रोफेशन वो अंजाम जो देना है अपना जॉब, उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है, क्योंकि वो कमांडिंग नेचर का बचपन से बना होता है। और लड़की की जो परवरिश पहले से हुई होती है वो कमांडिंग नेचर की होती है, पहले अपनी माँ को कमांड करता है। उठती है जॉब की, हाँ। जब बात उठती है एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पे एक और मैडम है, इनसे भी हम उनके ख्याल जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में कि क्या आप ये इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि जो लड़की है वो हर किसी शोबे में, हर किसी जॉब के लिए कैपेबल है और वो जॉब उसको सूट करता है? जहाँ तक पोटेंशियल का ताल्लुक है, पोटेंशियली वो कैपेबल है, लेकिन एक और फैक्टर है जो स्पेसिफिकली लड़कियों को रोकता है हर एक फील्ड में जाने के लिए, वो है हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। बहुत तरीक़ों से हैरेस किया जाता है। जनरली जब आप किसी मेल डोमिनेंट सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ पर मेल्स आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, या उन्हें टेंडर वीक कह के टाला जाता है, उन्हें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाते हैं, ऐसा बोला जाता है कि कैपेबल नहीं है, इन पे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये जॉब के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और सबसे बड़ा फैक्टर है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है वर्क प्लेसेस पे, उसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स भी
बच्चियों को बहुत सारे सेक्टर से दूर रखते हैं। यानी अगर हम देखें, सबसे बड़ा मसला है कि हमारी सोसाइटी कल्चर नहीं है, हमारी सोसाइटी ने औरत की इज्जत करना नहीं सीखी है और अपनी इस कमज़ोरी को वो वीकनेस का नाम देती है। कि कमजोरी कहाँ पे है? ये आपकी नज़र में क्या राय है? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए सिविल सोसाइटी को, क्या करना चाहिए एक पेरेंट को? हमें एक्सेप्ट करनी है वुमेन की डेवलपमेंट, वुमेन जो आगे बढ़ रही है हमारी सोसाइटी में, हमको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है अपने माइंड से। हमको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है वुमेन को, हमको एक्सप्लॉइट नहीं करना है वुमेन को हमारी सोसाइटी में। उसके बाद गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट। उन्होंने बहुत सारी प्रोग्राम स्कीम्स लॉन्च की है इनफैक्ट। तो हमें उनकी अवेयरनेस सोसाइटी और स्पेशली वुमेन को देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप में उन्होंने एक अलग सी स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की हमारी गवर्नमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का, वुमेन तो जैसा कि नाज़रीन हमने देखा कि तुलबा के साथ हमने बात की, तालिबात के साथ हमने बात की और उसके साथ साथ उनके टीचर्स के साथ हमने बात की और ये बात आई कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है एक लड़की के साथ, जब तक ना हम उसे अपने घर से ही ख़त्म करें तब तक हम अपने निज़ाम को नहीं बदल सकते हैं। अपने घर के साथ साथ कहाँ पे आप समझती हो कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म होना चाहिए? एक घर में, एक घर के साथ साथ एक सोसाइटी में पूरा जो हमें एनवायरनमेंट को ही बदलना है। देखिए पहले घर में अगर हम जो डिस्क्रिमिनेशन हो वो ख़त्म होगी, फिर हमें बाहर जाकर देखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने आप को ही चेंज करेंगे, हम लोग अपने आप में ही चेंज लाएंगे, इंडिविजुअलिटी में हम नहीं सोचेंगे कि नहीं ये लड़का ये खाली ये कर सकता है, नहीं हमें सोचना है कि हम भी कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमें अपने आप में चेंज लानी है, तभी जाके हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। तो क्या आपको इस बात से इत्तेफाक है कि आज की डेट में भी एक लड़की के साथ घर में डिस्क्रिमिनेशन होती है? हाँ बिल्कुल होती है। आप मेरे घर की एग्जांपल या किसी भी लड़की के घर की एग्जांपल ले लेंगे हम, पहले तो बोलेंगे ये लड़का इसको इंजीनियरिंग करनी है, आप टीचर जॉब कर लो, 4 से 5 की जॉब होती है, सुबह 10 बजे जाओ शाम। तो आप नहीं समझते कि आपको रिलैक्सेशन दी जा रही है, आपको थोड़ा सा आपको आराम दिया जा रहा है? रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अगर आप बोलोगे भाई एंट्रेंस तो लड़की दे रही है, इसे हैदराबाद भेजना है, भेज दो, सेफ है, लड़का वहाँ सेफ है, लड़की सेफ क्यों नहीं है? हमारी वजह से लड़की सेफ नहीं है क्योंकि हम लोग सही नहीं है। अगर हम अपने बेटों को पहले से ऐसा सिखाएंगे कि आप गलत हो, हमारी बेटियां कभी गलत नहीं थी। हम अपने बेटों को बोलते हैं, पूछते हैं उनसे कभी कि आप इतनी लेट तक कहाँ थे? नहीं, लड़की लेट आएगी, आप इतनी देर तक कहाँ थे? लड़कों से पूछो वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे इतनी देर तक? अगर हम अपने बेटों को बदल देंगे, ऑब्वियसली हमारी लड़कियां बिल्कुल सेफ हो जाएंगी। हर जगह पे कहा जा रहा है कि लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, घर से लेकर माहौल या माहौल के साथ साथ जो हमारा समाज है उसमें भी। जब हम कई स्कीमों की बात करते हैं, चाहे आपने MBBS में जाना हो, चाहे आपने गाड़ी में चढ़ना हो, चाहे किसी दूसरे लेवल पे, तो एक लड़की को रिजर्वेशन मिलती है। हाँ रिजर्वेशन तो है, बट उस रिजर्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए कि जो लेजिस्लेचर में वहाँ पे आपकी सीट्स रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए, लेकिन आप देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। अब इम्प्लीमेंट कौन करे? यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुई है, हर जगह पे हमने देखा कि एक जो लड़की है उसका आना, मैदान में आना या पंचायत इलेक्शन लड़ना ज़रूरी था और आज भी बन गई है। ख़वातीन जो पंच है, सरपंच है, आज भी हमारे डेट में, हमारी समाज में है और हमारी रियासत में है। तो अब जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, जब हम कानून साज़ा की बात करते हैं, तो आप नहीं समझते हैं कि वहाँ जो अपोजिशन की लीडर है वो भी एक खातून है? हाँ खातून तो है, बट उतनी रिजर्वेशन नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप देखिए कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रिजर्वेशन है, 33% रिजर्वेशन है, लेकिन लड़कियाँ खुद सामने नहीं आती हैं। No, ये ऐसा नहीं है, because the society don't encourage the women. They find that men are particularly meant for the outside world. Girls are meant for the stupid four walls of the home. They think that women are for the daily chores of the house. They are meant for that. They are for washing clothes, for washing and even for look after their children. आप नहीं समझते हैं कि जो लड़कियां हैं वो खुद सामने नहीं आती हैं? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर इफ़ अ गर्ल हैज़ अ चांस टू कम फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स वो आएगी। अगर हम देखें डे टू डे लाइफ में वुमेन्स के साथ ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे सब सिस्टर्स ने जनरली बात की, मैं बात करूंगी अगर बचपन में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, आगे जाकर जब एक लड़की की शादी होती है हम एक डॉवरी केस देखते हैं, हम एक ईव टीजिंग केस देखते हैं। अगर हम देखें कि उसके ससुराल में भी उसे ऐसा बिहेव किया जाता है, हम लोग रोज़ न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि ऐसा उसने सेल्फ पॉइजन लिया और वो मर गई। जनरली आई थिंक द मेन कॉज फॉर इट इज़ थिंकिंग ऑफ सोसाइटी। अगर एक वुमन चाहती है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कम करे, डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके साथ, और वो आगे बढ़ती है, सोसाइटी उसे उल्टा समझकर उसे इतना टीजिंग करती है, इतना मजबूर करती है, शी डोंट हैव एनी चांस, इवन वो अपनी लाइफ एंड कर देती है। आई थिंक वुमेन के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि जो आज हम देख रहे हैं हमारा समाज जो है मुख्तलिफ लेवल्स पे, मुख्तलिफ सतह पे आलूदगी से भरा हुआ है? आज हम देखते हैं
कि यहाँ पे जो ड्रग्स है उसका बड़े पैमाने पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और उसके साथ साथ यूटीजिंग और बहुत सारे मामला जो हमने यहाँ पे पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि एक लड़की जो है उसका एक अहम रोल बनता है, जब एक बच्चा एक माँ की कोख से जन्म लेता है तो उसके बाद आपको नहीं लग रहा कि उसकी परवरिश शायद ठीक नहीं होती है और ये वजह है कि वो ऐसे खराबात में मुब्तला हो जाता है? नहीं, मैं एक्चुअली ये कहना चाहती हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ की परवरिश अच्छी होती है, वो उसको अच्छे से पालती है, हर कोई उसकी नीड पूरी करती है। बट फिर सोसाइटी की मैं बारीक में ये कहूँगी, जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो हमारा इस्लाम क्या कहता है, उसको पर्दा करो, लेकिन लड़की पर्दा नहीं करती पूरी तरह से। सीधी सी बात है, लड़के का दिमाग ख़राब हो जाता है। ये इस्लाम में, हमारे कुरान शरीफ में लिखा है। हमारे मजहब इजाज़त नहीं देता। हमारा मजहब बोलता है वैसे निकलो जैसे मतलब एक इंसान आपकी तरफ जब देखे वो नज़र नीचे रखे, वैसे पूरा पर्दा करो कि एक लड़की अगर पर्दे में रहे तो बेहतर है, वो समाज के लिए भी, एक लड़की के लिए भी, एक मर्द के लिए भी। लेकिन जब अभी हमने बात की पहनावे के लिए और कहा जा रहा है कि यहाँ पे कंपल्शंस होती हैं एक लड़की के लिए, पहनावे पे हम ये कहते हैं हमेशा कि लड़की ने जीन्स पहनी है इसे देखो। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि लड़का भी जीन्स पहनता है उसको सलवार पहना दो? वो हम कहते हैं कि लड़की नहीं, इसके कपड़े से डिफाइन करो कि इस लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। आप किसी के कपड़ों से डिफाइन नहीं कर सकते कि वो लड़की क्या है, क्योंकि अगर वो जीन्स पहन रही है इसका मतलब क्या उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हर रिलीजन में एक लड़की को बहुत हाई लेवल पे उसकी पोजीशन मिली है। एक और बहन यहाँ पे है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, काफ़ी देर से कुछ कहना चाहती हैं। आपकी नज़र में आप क्या सजेस्ट कर रही हैं आप हमारी सोसाइटी को, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हों, कैसे थिंकिंग चेंज हो जाएगी? मुझे लगता है कि आपको पहले अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कपड़े पहनने का हक हर एक को है। हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है। एक नॉर्मल ड्रेसअप सेंस में और एक वल्गैरिटी ड्रेसअप सेंस में बहुत डिफरेंस है, बहुत। हर लड़की को राइट है उसे क्या करना है, क्या पहनना है, वो उसकी फैमिली पे भी डिपेंड करता है। और एक चाहे जो भी हो, लड़की कितनी भी मॉडर्न हो, उसकी माँ 10 बार देखती है बाहर निकलने से पहले कि मेरी बेटी के कपड़े ठीक है या नहीं है। अगर कुछ गलत दिखता है उसको तो वो उसे बोलती है कि ऐसे कर लो या चेंज कर लो। और आपने अभी जैसे कहा कि एक माँ पूरा टाइम एक बच्चे के साथ होती है, हमारी फीमेल टीचर्स है यहाँ पे, वो तो पूरा दिन यहाँ देती हैं, तो वो थोड़ी अपने बच्चों के साथ पूरे होंगे। आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जो आप भी एक सोसाइटी की एक लड़की हैं और आप देख रही हैं आपके जो फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ आपका उठना बैठना है, चलना फिरना है, लेकिन क्या आप मुतफिक हैं उस ड्रेस कोड से जो वो पहनती है? कश्मीर की सोसाइटी में अगर हम देखें तो कोई लड़की ऐसी नहीं है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस पहन के निकलेगी, क्योंकि यहाँ का कल्चर बहुत प्रिजर्व्ड है। यहाँ के कल्चर में अभी भी एज कम्पेयर टू दिल्ली वगैरह, अभी जैसे 12th खत्म होगा तो मैं घर वालों से बात कर रही हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, उनका पहला रिएक्शन ये था कि दिल्ली जाओगी तो हॉस्टल के रूम से बाहर नहीं निकलना। क्यों? जब ये मेरे को लगता है कि पूरे इंडिया को अपनी ना थोड़ी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। श्रीनगर में फिर भी ईव टीजिंग कम है, रेप केसेस कम है एज कम्पेयर टू दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। वहाँ क्या है, लड़कियां तो यहाँ भी जीन्स पहनती हैं, कपड़े पहनती हैं, खुली छूट आप लोगों ने लड़कों को बहुत दी है। लड़के 10-11 बजे तक बाहर होते हैं, कोई पूछता नहीं है। लड़की 5 मिनट घर के दरवाजे के अंदर घुसने में लेट हो, कहाँ थी, क्या कर रही थी, अच्छा स्कूल था, स्कूल क्यों लेट खत्म हुआ, क्यों, आज क्या था, ऐसा क्या था, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, फोन किसका आया, गलती से एक रॉन्ग नंबर आ जाए एक लड़की को फोन पे तो घर वाले किसका फोन था, नहीं हमें दिखाओ, कॉल लॉग्स निकलवाओ, ये करो वो करो। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन की हमने बात की, वुमेन्स राइट्स की जब हमने बात की, और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे एक और मामले की, एक और मौजू की, वो है कि जो एक औरत है, जो एक खातून है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक समाज को बिल्ड करने में, एक नेशन को बिल्ड करने में, और क्या एक औरत जो है क्या वो ठीक तरह से अपने जो वसाइल है उसको बरोकार लाती है, और क्या वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभाती है। एक नौजवान लड़की यहाँ पे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करें, क्या आपको लग रहा है कि जो एक औरत है वो ठीक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो निभा रही है? लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आप कहते हैं, कई हद तक जो लड़कियां हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिस करती हैं, और कई हद तक ये भी है कि निभाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमने बहुत सारी मौजू पे यहाँ पे बात की, तो वहाँ आई थिंक क्लियर हुआ होगा इसके बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर ये लिमिट रखा होगा घर वालों ने कि नहीं जी आपको 10 बजे घर आना है, लेकिन घर 10 बजे तो उसको आना है। आपका कहने का मकसद ये है कि एक लड़की जो है और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन अगर उसके जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जाएंगे। तो एक टीचर यहाँ पे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, क्या आप इत्तेफाक करते हैं? पहले आप सोसाइटी की डेवलपमेंट सिर्फ एक जेंडर ही करे, तो थोड़ी औरत करे, वो तो आपको भी हाथ बटाना है। उमूमन जब भी हम बात करते हैं, अभी वो हमारी स्टूडेंट बात कर रही थी कि लड़की अगर देर से घर है, उसको आप कह रहे हैं उसको कि दैट मीन्स कि आपको भी छूट मिलना चाहिए, isn't it? You are putting this question. मगर ये सवाल इस उल्टा है कुछ, क्योंकि लड़कियां रिजर्वेशन उस चीज़ के लिए नहीं चाहती हैं कि उनको भी वही छूट मिले।
ठीक है, ठीक है, माँ बाप का हक है पूछना, मगर ये जब हम देखते हैं कि जब बच्चे की परवरिश करनी है, उस परवरिश में हमें बैलेंस रखना है। जब हम वैल्यूज़ लड़की को दे रहे हैं, वही वैल्यूज़ हमें लड़के को देने हैं। तो इसलिए डजंट मीन कि एक लड़की को हम सिर्फ सबमिसिव बनाएं, क्योंकि अब फेमिनिज्म का दौर है, रिसर्च हो रहा है बहुत, ज़माना बदल जाएगा, मगर पहले मर्दों को भी बदलना है। जब तक मर्द जो सिक्योरिटी है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, इंदिरा गांधी जी जब वो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की 1975 में, तो दिल्ली में उस वक्त भी इसी तरह से, जैसे इस वक्त वहाँ रैप केसेस हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, उस वक्त भी वहाँ पर इसी तरह से क्राइम जो रेट थी बहुत ज़्यादा थी। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, एक कानून बनाएंगे कि औरतों को शाम के टाइम बाहर निकलने पर उनको कर्फ्यू लगाया जाए। ठीक है, ये मर्दों की सोच थी। तो इसके बाद क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त औरत थी, जब इंदिरा गांधी जी के सामने ये बिल छोड़ दिया गया, तो उनको इसके राय उन्हें जब पढ़ा, उन्हें कहा ठीक है आपका सोच बहुत अच्छा है, मगर यही कर्फ्यू हम क्यों ना मर्दों पर लगाएं। इसलिए सोसाइटी को संभालना, सोसाइटी को डेवलप करना, सोसाइटी को क्राइम फ्री बनाना, वायलेंस फ्री बनाना तब तक नामुमकिन है जब तक मर्द लोग अपने सोच को नहीं बदलेंगे। जब तक एक लड़का बाहर जाकर ये ना सोचे कि ये लड़की जो मैं चल रही है, अगर मैं इसको टीज करूँगा, हो सकता है मेरी बहन पता नहीं कहाँ से चल रही होगी, उसको भी मत कोई टीज करेगा। इसी तरह एक मर्द जो गाड़ी में होता है, वो किस तरह बाकी औरतों को आप देखते हैं ओवरलोडिंग में, बाकी जगहों पर वो क्या करते हैं, वो औरतों को हैरास कर रहे हैं। हर कोई औरत हिस्टेट कर रही है बस में चढ़ने से, क्योंकि ऐसी सिचुएशन फ्री फील कर रहे हैं। क्यों ना मर्द लोग ये सोचते हैं कि हमारी माँ, हमारी बहन भी कहीं दूसरी बस में होगी। इसलिए जब तक आप ये प्रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे कि हम कुछ सुपीरियर हैं, मर्द लोग ये समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं। सुपीरियर क्यों है? इंटेलेक्चुअली सुपीरियर नहीं, क्योंकि रिसर्च ने प्रूव किया हुआ है इंटेलेक्चुअली मेन आर नॉट सुपीरियर, दे आर सुपीरियर ओनली फिजिकली। फिजिकल पावर है सिर्फ। तो फिजिकल पावर को अगर आप मिसयूज करते हैं, अगर आप गलत यूज करते हैं, तो उसी की वजह से हमारे समाज में, घरों के अंदर भी, घर के बाहर भी जो भी क्राइम हो रहा है, जिसके नीचे औरत दबती जा रही है, वो उसके जिम्मेदार जो है वो मर्द है, वो एक लड़का है। मुझे कहीं भी आप दिखा दो, कोई भी एग्जाम्पल दिखा दो जहाँ पर कोई लड़का जब क्राइम करता है, किसी लड़की को छेड़ता है, तो उसको माँ बाप पीटते हैं, घसीटते हैं, उसको घर में बंद करते हैं कि हाँ आपने ये गलती की, हम आपको। मोटे तौर पे देखते हैं कि अगर आपने एक समाज को संभालना होगा, अगर आपको समाज को बेहतर बनाना होगा, समाज को ठोस बनाना होगा, तो उसमें न सिर्फ एक औरत को इक्वल राइट्स देने हैं मर्दों के मुकाबले में, बल्कि अपने मर्दों को भी, समाज के जितने भी मर्द हैं उनको भी अपनी सोच बदलनी होगी। तो इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीरीलाल हांजुर को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।